नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों का रुख करेंगे मुजफ्फरनगर से। खबर है जहां पर आरएलडी अध्यक्ष अजित सिंह पहुंचे हुए हैं और ऐसे में पीड़ित किसानों से मिल रहे हैं अजित सिंह। तो मुजफ्फरनगर पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष अजित सिंह कल मारपीट में घायल हुए थे कई किसान। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के कार्यक्रम में मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद से आज अजित सिंह किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए। तो संजीव बालियान के कार्यक्रम में मारपीट हुई थी, जिसके बाद आज अजित सिंह पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर में आरएलडी अध्यक्ष अजित सिंह खुद पहुंच गए हैं कमान संभालने के लिए, क्योंकि इससे पहले जब मुजफ्फरनगर में पहुंचे हुए थे संजीव बालियान, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे मुजफ्फरनगर से न्यूज़ वन इंडिया आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर देखिए आरएलडी अध्यक्ष अजित सिंह पहुंचे हुए हैं। किसानों की भीड़ देखिए कि किस तरीके से किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अजित सिंह को सुनने के लिए। पीड़ित किसानों से मिल रहे हैं फिलहाल अजित सिंह। तो कई लोग मारपीट में घायल भी बताए जा रहे थे और अजित सिंह इसी मुद्दे को लेकर के आज चर्चा करने के लिए, यानी किसानों से संवाद करने के लिए वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कमान उन्होंने संभाल ली है। आरएलडी अध्यक्ष अजित सिंह जिन्होंने ये कमान संभाली है। तो कमान संभालने के लिए अजित सिंह खुद पहुंचे और इससे पहले संजीव बालियान यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिससे ये देखा गया था कि ये मारपीट जैसी घटना उस वक्त घटी थी जिस दौरान संजीव बालियान यहाँ पर पहुंचे थे। संजीव बालियान के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी भी की थी। उसके बाद से जो कुछ लोग संजीव बालियान के साथ में आए थे, दरअसल ग्रामीणों का ये आरोप लगाया गया था कि जो लोग उनके साथ में आए हुए थे उनके हाथों में पहले से ही हॉकी स्टिक्स थी और जैसे ही नारेबाजी की गई लोगों की तरफ से, तो उनके तरफ से कुछ गुटों में लोग आए और उसके बाद से मारपीट करना शुरू कर दिया और कई किसान इसी वजह से घायल भी बताए जा रहे हैं। कई लोगों को चोटें आई हैं। तो आज उन गंभीर हालत में जो लोग बताए जा रहे हैं कि जिनको काफी चोटें आई हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए खुद मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं आरएलडी अध्यक्ष अजित सिंह। तो ये एक तरीके से सियासी दाव माना जा सकता है आरएलडी का कि जिस तरीके से। और इस पर अधिक जानकारी के साथ सचिन जौहरी संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सचिन, आपसे जानकारी चाहेंगे। अभी फिलहाल अजित सिंह वहां पर पहुंचे हुए, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल के? सचिन, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। सचिन, क्या अपडेट है इस पूरे पंचायत को लेकर के जिस तरीके से अजित सिंह वहां पर पहुंचे हुए? देखिए, रालोद सुप्रीमो अभी पहुंचे हैं यहाँ पर पंचायत में, सोरम गांव में पहुंचे हैं, जहाँ पर कल समर्थकों में और बीजेपी नेताओं में अभी पंचायत हो रही है सोरम गांव में। और जो यहाँ की ऐतिहासिक चौपाल है उसी पर पंचायत चल रही है और जो अजीत सिंह है वो अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सियासी दाव नहीं माना जाएगा आरएलडी का? क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कई किसान जख्मी हुए थे और उन किसानों से आज बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए, तो क्या संजीव बालियान जिस तरह वहां गए उसके बाद से मारपीट हुई, तो एक तरीके से संदेश क्या जारी करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे ही कल मारपीट का मामला सामने आया, तुरंत जयंत चौधरी ने ट्वीट कर जानकारी दी थी और आज इस तरह से अजीत सिंह पहुंचे हैं और 26 तारीख को एक पंचायत फिर से बुलाई गई है। जो दूसरे सियासी दल के नेता हैं पूरी तरह से इस लड़ाई में पहुंच चुके हैं। आज भी हरेंद्र मलिक पहुंचे थे कांग्रेस के और सपा के नेता भी लगातार इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। सचिन, फिलहाल आप जहां पर मौजूद है, क्या वहां पर कुछ और लोग भी मौजूद है? क्या वो आपसे इस वक्त बातचीत कर सकते हैं? अगर बातचीत कर सकते हैं तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक बार आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए और जानिए कि वो इस वक्त क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि अजित सिंह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी अजीत सिंह जी का जो प्रदर्शन चल रहा है और सभी लोग उन्हें सुनने में लगे हुए हैं। हम बिल्कुल अभी कुछ देर में बात करेंगे कुछ लोगों से और उनकी राय जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये गढ़ माना जाता था संजीव बालियान का, और ऐसे में अगर संजीव बालियान के खिलाफ ही नारेबाजी की जा रही है किसानों की तरफ से, तो किस प्रकार का गुस्सा संजीव बालियान के खिलाफ यहाँ ग्रामीणों में नजर आ रहा है? सचिन, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो लगता है हमारा संपर्क यहाँ सचिन जौहरी से टूट गया है। उनसे जल्द संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें, जिस तरीके से संजीव बालियान पहुंचे हुए थे एक 13वीं में शामिल होने के लिए, लेकिन ये कहा जा रहा था, उनकी तरफ से कहा गया था कि वो पार्टी की तरफ से किसान आंदोलन के लिए ही वो बातचीत करने आए हैं और किसानों के हित के लिए वो कुछ फायदे गिनाना चाह रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर के। लेकिन यहाँ पर उन्हें रोका गया किसानों की तरफ से।
लेकिन वहीं जब दूसरी तरफ गांव वालों से बातचीत की गई तो गांव वालों का ये कहना था कि जमकर नारेबाजी उनके खिलाफ की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कृषि कानूनों को लेकर के उसके फायदे गिनाने आए थे या जागरूक करने की कोशिश करने आए थे। यह आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाया गया था कि जो ग्रामीण थे उनका बार बार यही कहना था कि वो एक 13वीं में शामिल होने आए थे, न कि किसानों से बातचीत करने के लिए। तो जैसे ही ये पूरा कार्यक्रम उनका पता चला, उन्होंने नारेबाजी करना उनके खिलाफ शुरू कर दिया और संजीव बालियान के खिलाफ जैसे ही नारेबाजी शुरू हुई तो उसमें यह कहा गया कि उनके तरफ से ही कुछ ऐसे लोग आए थे जिन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। तो नारेबाजी जैसे ही शुरू हुई उसी दौरान मारपीट की घटना घटी और उसके बाद से कई लोग जख्मी भी हो गए। तो कई किसान ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको चोटें आई इस मारपीट के दौरान, क्योंकि हॉकी स्टिक से प्रहार किया गया था। और अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि संजीव बालियान बीते कल जब यहाँ पर आए हुए थे उसके बाद से ये पूरा आक्रोश ग्रामीणों के बीच में देखने को मिला। और अब मुजफ्फरनगर में आरएलजी अध्यक्ष अजित सिंह खुद पहुंच गए हैं किसानों से बातचीत करने के लिए। तो ये जन सैलाब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे किसानों का जन सैलाब यहां पर अजित सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ है। और वहीं मुजफ्फरनगर में शोरम गांव पहुंचे भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो चौधरी नरेश टिकैत। तो मारपीट में घायल हुए किसानों से नरेश टिकैत ने बातचीत की है। कुछ देर बाद शोरम गांव की ऐतिहासिक चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। तो पंचायत के मुख्य अतिथि होंगे आरएलडी सुप्रीमो चौधरी अजित सिंह। तो बीजेपी नेताओं और आरएलडी समर्थकों के बीच में ये विवाद का मामला बताया जा रहा है। शोरम गांव में कई थानों की पुलिस फोर्स की अब अलर्ट कर दिया गया है, यानी कई थानों की पुलिस फोर्स को अलर्ट मोड में रखा गया है। शाहपुर थाना क्षेत्र के शोरम गांव में ये पूरा विवाद हुआ था बीते कल। तो बीते कल ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद से आज पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में यहां पर नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की इतनी भारी मात्रा में तैनाती की गई है, यानी ये मुद्दा कितना बड़ा होता चला जा रहा है। तो अब इस पर सियासत भी गर्मा रही है और ऐसे में पंचायत यहां पर बुलाई गई है और भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो नरेश टिकैत भी कुछ ही देर में किसानों से बातचीत करने वाले हैं। वो उससे पहले भी मिले थे किसानों से, उन्होंने इससे पहले भी बातचीत की थी। और अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के साथ ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ, यहाँ पे आरएलजी के अध्यक्ष अजित सिंह वो खुद किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंच गए। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद से सुप्रीमो चौधरी अजित सिंह आरएलजी के वो मुख्य अतिथि के तौर पर इस पंचायत में शामिल होंगे और ये चौपाल बुलाई गई है, जो कि गांव की ऐतिहासिक चौपाल होने वाली है। कुछ इस पर अधिक जानकारी के लिए सचिन जौहरी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो चौपाल का आयोजन करने का जिक्र किया जा रहा है, इस चौपाल में क्या और भी बड़े नेता शामिल हो सकते हैं आरएलडी अजित सिंह के अलावा? देखिए, आज सिर्फ जो आरएलडी के सुप्रीमो है वो ही आए हैं और जो आरएलडी के बड़े नेता है वो सब यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा किसी भी संगठन से यहाँ कोई नहीं आया और सिर्फ रालोद के जो सुप्रीमो है वो भाषण दे रहे हैं, अभी पंचायत को संबोधित कर रहे हैं और जो किसान कल घायल हुए थे उनका हाल जान रहे हैं। जी, लेकिन अभी आपने कहा कि वो हालचाल जान रहे हैं, इसके बाद से जिस चौपाल का आयोजन किया गया तो क्या आगे की रणनीति तैयार किया जाएगा? क्योंकि अब ये जो कहा जा रहा है कि ये आरएलडी वर्सेस बीजेपी एक तरीके से होता चला जा रहा है, सियासी दावपेच भी सामने रखे जा रहे हैं किसानों के। देखिए, पूरी तरह से अभी ये मामला तूल पकड़ रहा है। कल अभी इसमें कल थाने पर भी जबरदस्त घेराव किया गया था और 26 फरवरी जो है उसको महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है और 26 फरवरी को एक बड़ी महापंचायत यहाँ पर की जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि महापंचायत होगी, लेकिन इससे पहले क्या किसानों का क्या कुछ कहना है? क्या वो संजीव बालियान के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं या फिर वो पूरा मामला जिस तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पर आरएलडी नेताओं का क्या कुछ कहना है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कल जब मारपीट हुई उसके बाद से यहाँ लोगों को गुस्सा बना हुआ है और इन लोगों ने बालियान और उनका समर्थन को लेकर पर जबरदस्त घेराव किया गया था और उसी कार्रवाई की मांग की जा रही है इन लोगों के द्वारा। वैसे सचिन, ये कहा जा रहा है, ग्रामीणों का आरोप है कि उनके तरफ से पहले कुछ गुटों में लोग आए थे, उन्होंने मारपीट शुरू की थी। इस बारे में आपको क्या जानकारी है? क्योंकि आप भी वहां पर मौजूद रहे, लोगों से बातचीत किए, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मारपीट ये शुरू हुई कैसे थी? तो लगता है हमारा संपर्क सचिन से टूट गया है। लेकिन जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की घटना बताई जा रही है, इसमें गांव वालों का आरोप है कि बीजेपी सांसद संजीव बालियान के साथ आए युवकों ने लाठी डंडों से गांव के युवकों के साथ मारपीट की। वहीं जब जान बचाकर युवक एक घर में घुस गए तो संजीव बालियान के समर्थकों ने घर का गेट तक तोड़ दिया, घर में मौजूद महिलाओं के साथ अभद्रता भी की। तो ऐसे में
ये आरोप गांव वालों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं संजीव बालियान का ये कहना था, उन्होंने सफाई देते हुए ये साफ कहा कि मैं यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए गया हुआ था। लेकिन वहीं गांव वालों का कहना है कि वो एक 13वीं में शामिल होने गए थे, ना कि कृषि कानूनों को लेकर के यहाँ पर विचार विमर्श करने आए हुए थे। तो ऐसे में अब ये सियासी रूप भी लेता जा रहा है पूरा मामला, क्योंकि मुजफ्फरनगर में भारी मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीजेपी के नेताओं और किसानों के बीच में नोकझोंक तक देखने को मिले, जिसके बाद से मामला यहां तक पहुंच गया कि मारपीट तक की नौबत आ गई। किसानों और बीजेपी नेताओं में हुई मारपीट में कई किसान घायल बताए गए और उन्हीं से मुलाकात करने के लिए आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह यहां पर पहुंचे, जिसके बाद से अब ये कहा जा रहा है कि नरेश टिकैत भी, भारतीय किसान यूनियन के नरेश टिकैत भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो सुप्रीमो माने जाते हैं नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के बड़े भाई के तौर पर नरेश टिकैत को जाना जाता है और ऐसे में अब वो भी किसानों से संवाद करने के लिए पहुंच गए। तो कई किसान घायल बताए गए कल के मारपीट के बाद से। तो अब ये सियासी रूप लेता जा रहा है पूरा मामला। तो जयंत चौधरी ने इस घटना के बाद से अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट भी किया था और अब अजीत सिंह खुद आरएलडी अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर पहुंच गए किसानों से संवाद करने के लिए। और थोड़ी देर में ये कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद ही शोरम गांव के ऐतिहासिक चौपाल पर एक पंचायत बुलाई गई और इस पंचायत में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है, यानी एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा की जा सकती है गांव वालों के साथ में। तो मुजफ्फरनगर की ये घटना आपको बता रहे, शोरम गांव पहुंचे भारतीय किसान सुप्रीमो, भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो नरेश टिकैत, वो खुद गांव वालों से बातचीत करेंगे। तो कुछ देर बाद शोरम गांव में ऐतिहासिक चौपाल पर यह पंचायत बुलाई जाएगी। खबर प्रयागराज से, जहां पर प्रियंका पर बरसे हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वाली महिला है प्रियंका गांधी वाड्रा। तो केंद्रीय मंत्री का यह बयान सामने आया है और प्रियंका गांधी वाड्रा को घेरते हुए पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वाली महिला बता दिया। सभी को बरगलाने का काम कर रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए यानी मुख्तार अब्बास नकवी ने यह हमला बोला है प्रियंका गांधी पर और पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वाली महिला बता दिया प्रियंका गांधी को। तो सभी को बरगलाने का काम कर रही है कांग्रेस महासचिव। प्रयागराज की खबर आपको बता रहे, प्रियंका पर जमकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बरसे हैं और उन्होंने पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वाली महिला बता दिया है प्रियंका गांधी को। सभी को बरगलाने का काम कर रही है कांग्रेस महासचिव और ऐसे में रूम में टोपी और सड़क पर तिलक लगाकर बरगला रही हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए आलोक राय, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके का बयान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का सामने आया है, प्रियंका गांधी पर उन्होंने निशाना साधा है, तो इस बयान को किस तरीके से देखा जा सकता है? ये तंज किस और इशारा करते हुए था? जी देखिए, जिस तरह से प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकली है, उन्होंने प्रयागराज में निषाद बिरादरी के साथ नाव खेने के साथ उनके सुख दुख को बांटा, तो उनको अपार जन समर्थन मिल रहा था। इसको देखते हुए मुख्तार अब्बास नकवी भी अपने गृह जनपद प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज पहुंचने के साथ ही उन्होंने उनकी इस प्रसिद्धि के ऊपर तंज कसा है। उनका कहना है कि वो जनता को बरगलाने का काम कर रही है, जनता को गुमराह करके कांग्रेस के फेवर में करने की कोशिश कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और किसी भी तरह से उनकी पुरानी सरकार वापस नहीं आने वाली। उन्होंने अपने बयान में एक लाइन को और जोड़ा और ये कह दिया कि रूम में टोपी और सड़क पर तिलक लगाकर बरगला रही हैं। तो इससे क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टोपी और तिलक का जो उन्होंने एक जिक्र छेड़ा, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक को सेंधने की कोशिश के तौर पर ये बताया गया है? ये देखिए, राजनीतिक समर जो चल रहा है वो 2022 की ओर बढ़ रहा है और इसी के बढ़ने के तहत जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उन्होंने कांग्रेस महासचिव पर हमला बोला है। अभी उन्होंने मजार पर जाकर मत्था टेका था, इसके बाद उन्होंने गंगा माँ को चुनरी चढ़ाई थी और अब वो मथुरा पहुंची हैं। मथुरा जब वो पहुंची हैं तो वहां पर भी वो जगह जगह जाएंगी, दर्शन पूजन अर्चन करेंगी और लोगों से संवाद स्थापित करेंगी। इसी बात को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं रख पा रही हैं, कभी वो मुस्लिम बन जाती हैं, कभी वो हिंदू बन जाती हैं और इसी तरह से जनता को बरगलाने का काम कर रही हैं, जिसे जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, यानी मुख्तार अब्बास नकवी ने ये साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से पार्ट टाइम पॉलिटिक्स प्रियंका गांधी कर रही है, कहीं ना कहीं सियासी जमीन तलाशने की कोशिश और कांग्रेस के लिए वो कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की जमीन जो पुरानी जमीन है उसे वापस पाने के लिए प्रियंका गांधी का यह दौरा लगातार जारी है। प्रियंका गांधी के ओर से ऐसे संकेत मिले हैं कि वो प्रयागराज में अपना
मुख्यालय बनाएंगी और मुख्यालय बनाने के साथ पूरे प्रदेश की कमान यहीं से संभालेंगी। इस बात की भनक आलोक, जैसे आप ही हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार अपने दर्शकों को वो बयान में सुनवा देते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है। देखो क्या है, ये लोग पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और फुल टाइम पॉलिटिकल पाखंड, और इनका जो इतिहास है वो इतिहास है कि रूम में टोपी और रोड पे तिलक, इस तरह का ये पॉलिटिकल पाखंड से भरे हुए सियासत रही है आज तक, और इसी सियासत के माध्यम से लोग गुमराह करते रहे, लेकिन एक्सपोज हो चुके। ठीक, तो आलोक, अभी हमने वो बयान भी सुनवाया दोबारा से, और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और फुल टाइम पाखंड, तो ये पाखंड के पीछे का क्या रहस्य है? पाखंड उन्होंने क्यों कहा? देखिए, जगह जगह जब प्रियंका गांधी जा रही हैं, मजार पर जा रही हैं, मस्जिदों में जा रही हैं, चर्चों में जा रही हैं, इसके साथ ही वो मंदिरों में जा रही हैं और लोगों के साथ संवाद जोड़ रही हैं। क्योंकि प्रियंका की जो प्रसिद्धि है वो खासी बढ़ती हुई दिख रही है, जिसी बात को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने इन पर हमला बोला है और उनको जो है पाखंड बताया है। सीधे तौर पर कांग्रेस महासचिव पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हमला बोलते हुए कहा है कि जो उनकी ये राजनीतिक यात्रा है वो पाखंड है और वो पार्ट टाइम राजनीति करती हैं। उन्हें जो राजनीति की एबीसीडी है वो नहीं आती, सीधे तौर पर उनके बयान से ये साफ नजर आ रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी अपनी जो यात्रा है वो बराबर जारी रखे हुई हैं और इसको लेकर वह लोगों से संवाद भी स्थापित कर रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रयागराज में जिस दौरे पर निकली है प्रियंका गांधी वाड्रा, उसी दौरे को लेकर के मुख्तार अब्बास नकवी ने उन पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और फुल टाइम पाखंड करती है प्रियंका गांधी। तो मेरठ में एक बार फिर से रिश्ते शर्मसार हो गए हैं। महिला का आरोप है कि पति ने जेठ से दुष्कर्म करवाया, विरोध करने पर 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। तो पति ने पत्नी को मारपीट कर घर से बेघर कर दिया। ब्रह्मपुरी थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी पति और जेठ के खिलाफ ये तहरीर दी है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे आरोपी पति और जेठ के खिलाफ तहरीर दी गई है इस महिला की तरफ से। मेरठ की खबर है, महिला का आरोप है कि पति ने पत्नी पर ही आरोप लगाया। सर, ये मामला हो, यहाँ मैं 10 दिन से आ रही हूँ, यहाँ तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और मैं वहाँ पे गई थी ऑफिस में, उन्होंने फ़ोन किया और मुझे 3 तलाक देके लड़के ने घर से बाहर कर दी और मारपीट के, मैं गई भी द्वार तो मारपीट के घर से बाहर कर दी। और फिर जो मेरा जेठ है उन्होंने गलत काम किया मेरे साथ। सर, ये मामला। तो ये खबर आपको बता रहे कि किस तरीके से एक पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ थाने जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई है और यह आरोप लगाया है कि जब महिला ने विरोध किया, जिस तरीके से मारपीट जैसी घटना को अंजाम इसका पति हर रोज देता था, और ऐसे में जब उसने मुकदमा दर्ज कराया तो इसने 3 तलाक देकर के घर से बाहर निकाल दिया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए के शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। के आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके का ये मामला सामने आया, 3 तलाक देने के बाद से पति ने अपने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, तो इस पर अब तक क्या कुछ अपडेट है? क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? हाँ, पुलिस के यहाँ पर ये सभी लोग एकत्रित होकर पहुंचे हैं। जो मामला सामने आ रहा है उसमें कुछ पर्सनल इश्यूज भी हैं और वो पर्सनल इश्यूज ऐसे हैं जिसमें इम्पोर्टेंसी की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब इस तरीके की बातें दर्ज कराई गई पत्नी की तरफ से तो उसको सीधे 3 तलाक दे दिया गया और उसके बाद ये पूरा परिवार थाने पहुंचा है और 3 तलाक की धाराओं में केस दर्ज करने के लिए कहा गया है। लेकिन अभी थाना अध्यक्ष ने एक तहरीर ले ली है और तहरीर लेने के बाद कार्रवाई क्या हुई है इस बारे में नहीं बताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, इम्पोर्टेंसी को लेकर जो बातें हो रही हैं और जिस तरीके से दूसरे लोगों से इसको प्रताड़ित किया जा रहा है पीड़िता को, वो बताता है कि अभी भी 3 तलाक का जो मुस्लिम समाज में रूल चल रहा है, प्रावधान चल रहा है, उसको लेकर लोग सीरियस नहीं है, क्योंकि पुलिस की तरफ से शायद उतनी सख्त कार्रवाई नहीं होती जितनी सख्त कार्रवाई के लिए ये कानून बनाया गया था। फिलहाल उम्मीदें हैं, उम्मीद के लिए ही थाने पर पहुंचे, तहरीर ले ली है, देखते हैं कब तक गिरफ्तारी होती है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया कि आपकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो जिस तरीके का ये मामला मिरर से सामने आया, दरअसल इस पूरे मामले में ये बताया जा रहा है कि जैसे ही महिला ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, उसके बाद से ही पत्नी को पति ने घर से बाहर निकाल दिया। और अब खबर नोएडा से, जहां पर नोएडा अथॉरिटी में मुआवजा देने के नाम पर घोटाला सामने आया। किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने के नाम पर यह घोटाला किया गया। 28 रुपए की जगह 297 रुपए प्रति वर्ग मीटर बांटा गया मुआवजा। तो 4 गांवों के दिए गए हैं अतिरिक्त मुआवजे की जांच अब शुरू कर दी गई है। गेझा तिलपताबाद के 15 मामलों की रिपोर्ट सामने आई है और सामने आने के बाद से ही अफसरों की बेचैनी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक गांव में अतिरिक्त मुआवजे के तौर पर बांटे गए हैं 100 करोड़ 16 लाख 334 रुपए। मामले में लिप्त अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी जारी कर दिए गए। एफआईआर दर्ज होने के बाद फाइल खंगालने में अधिकारी जुटे हुए हैं, यानी कई ऐसे अधिकारी बताए जा रहे हैं जिन पर यह मामला दर्ज करवाया गया है। ग्रामीण अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाला होने के संकेत जताए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से उजागर ये पूरा घोटाला किया गया है, यानी इस घोटाले का खेल जो इतने लंबे समय से चल रहा था, हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही इस पूरे खेल का, यानी ये जो घोटाला किया जा रहा था, इस घोटाले के खेल का उजागर हुआ है। तो साल 2015 और 2016 में बांटा गया अतिरिक्त मुआवजा। नोएडा प्राधिकरण में किसानों को मुआवजा वितरण करने में बड़ी अनियमितता बरती गई है, जिसका खुलासा हो चुका है, जिसमें कई प्रकरणों में साठगांठ करके समझौते के आधार पर अधिकृत अधिकारियों की तरफ से करोड़ों रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान मुआवजे के लिए रूप में किया गया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।